हेलो एवरीवन, मैं हूं मिली त्रिवेदी और हम पढ़ रहे थे डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी। डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी में भी हम देख रहे थे फ्लाईव्हील। अब आज सबसे पहले हम फंक्शन ऑफ फ्लाईव्हील पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लाईव्हील? आप क्या समझते हो? जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, फंक्शन ऑफ फ्लाईव्हील मतलब फ्लाईव्हील क्या करता है, जब पावर जनरेट होता है या फिर एक्सेस एनर्जी है तो उस एक्सेस एनर्जी की वजह से फ्लाईव्हील में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और उस बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसकी स्पीड वो बढ़ा देता है। आफ्टर दैट जब रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जब ओरिजिनली वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा होता है, उस केस में क्या होता है, तो फ्लाईव्हील अपनी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस करके उस काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन करने के लिए देता है। मतलब ओरिजिनली what is the function of a flywheel? It stores energy when excess and release it when require. स्टोर करता है एनर्जी जब ज्यादा होती है और दे देता है जब रिक्वायर होती है। तो डेफिनेशन तुम लोग कैसे याद रखोगे? फंक्शन ऑफ द फ्लाईव्हील, इट स्टोर्स एनर्जी व्हेन एक्सेस एंड रिलीज व्हेन रिक्वायर। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ फ्लाईव्हील। अब इस फ्लाईव्हील में कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम या कुछ भी अटैच नहीं होता, सिंपली मास की वजह से ये चीज होती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और घटती है और उसी वजह से फ्लाईव्हील जो है वो फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने का काम करता है। दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी उसका वर्क डन नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, किसे कहते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी? अब तुम लोग यहाँ पे ग्राफ पे देखो, हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। चलो सबसे पहले हम कर्व्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला कर्व कौन सा है? तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन का कर्व। स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, मतलब दूसरा कर्व। ठीक है, अब हमने ड्रॉ किया है टी मीन लाइन। अब ये टी मीन लाइन कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है कैपिटल ए से लगाकर कैपिटल एफ तक। ठीक है, अब हमने एंगल कितना दिया है? तो एक रोटेशन के लिए लिया है, मतलब हम यहाँ पर देख रहे हैं डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। ओके, सो डबल एक्टिंग स्टीम इंजन अगर हम देखेंगे तो 2 बार वर्क डन बाय द सिस्टम जनरेट होता है। अब हम चलो यहाँ पर देखते हैं एक ब्लॉक कौन सा है? तो डायग्राम में देखो, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल पी, मतलब वो वाला जो रेक्टेंगल बन रहा है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कौन सा वाला? स्मॉल ए। ध्यान से देखिएगा, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल पी। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में वर्क डन कितना रहेगा? तो तुम लोगों को जो कर्व दिख रहा है ना, स्मॉल ए, कैपिटल बी और पी जितना, ठीक है, मतलब ये वर्क डन रहेगा। रिमेनिंग जो है, मतलब कौन सा एरिया रहा? स्मॉल ए, कैपिटल बी, वो जो रिमेनिंग एरिया रहा ना, उस रिमेनिंग एरिया में वर्क डन हमें करना पड़ेगा। मतलब हम लोगों के पास जो जनरेट होता है वो पावर है कम और जो रिक्वायर है वो पावर है ज्यादा। ठीक है, चलो अब हम दूसरा रेक्टेंगल या फिर दूसरा एरिया देखते हैं। अब जनरली तुम लोगों को पता है एरिया अंडर द कर्व वो एनर्जी रिप्रेजेंट करेगा। ओके, आई रिपीट, एरिया अंडर कर्व एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। तो अब चलो दूसरा एरिया देखते हैं। स्मॉल पी से शुरू करते हैं। स्मॉल पी ऊपर क्या आता है? कैपिटल बी, फिर उसके ऊपर क्या है? स्मॉल बी, फिर साइड में है कैपिटल सी और नीचे आता है क्यू। आई रिपीट, पी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल क्यू। तो अब ये वाला जो एरिया है ना, ये एरिया क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब ये वर्क डन जनरेट हुआ, मतलब एक्सेस एनर्जी मिली हमको। अब हम देखेंगे, हमने टी मीन मतलब मीन रेजिस्टेंस लाइन बनाई है, मतलब जो अपवर्ड एरिया है उस हिसाब से क्या होगा? तो यहाँ पर इतना एक्सेस एनर्जी मिला। अब उसी के हिसाब से सिमिलर ग्राफ साइड में भी है, जरा देखो उसे। साइड वाला जो ग्राफ है वो एरिया क्या हुआ? तो कैपिटल डी, स्मॉल डी और कैपिटल ई, ये वाला जो अपवर्ड डायरेक्शन वाला कर्व है ना, उसमें क्या हुआ? एक्सेस एनर्जी मिलती है हमें। सिमिलरली अगर डाउनवर्ड ग्राफ देखते हैं तो
3 ग्राफ्स ऐसे हैं जिसमें हम एनर्जी दे रहे हैं। पहला वाला है स्मॉल ए कैपिटल बी वाला, उस साइड वाला। दूसरा वाला है सेंटर वाला, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी, मतलब यहाँ पे आ जाती है खाई जैसा डायग्राम। ओके, और तीसरा है कैपिटल ई स्मॉल ई कैपिटल एफ, मतलब ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला जो डायग्राम है जिसमें खाई जैसा डायग्राम बन रहा है, दिख रहा है? तो ये खाई जैसा डायग्राम जो बन रहा है उसमें क्या हो रहा है, तो उसमें सिंपली हम एनर्जी दे रहे हैं, इट मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी है। चलो अब पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं। पॉइंट पी से होगा क्या, तो एनर्जी मिलना शुरू होगा। जैसे ही एनर्जी मिलना शुरू होती है तो धीरे धीरे फ्लाईव्हील की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब पी पॉइंट पे फ्लाईव्हील की स्पीड मिनिमम होगी। बढ़ते बढ़ते क्यू पॉइंट, तुम लोग अच्छे से देखना डायग्राम, क्यू पॉइंट पर आते आते फ्लाईव्हील की स्पीड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। क्यू से लगाकर अगर हम स्मॉल आर पोजीशन देखते हैं, सो क्यू टू आर में क्या होगा, खाई जैसा डायग्राम बन रहा है, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी। तो इस केस में, इस सेंस में क्या होगा, फ्लाईव्हील की जो स्पीड बढ़ी है वो धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगी रिड्यूस, और आर पोजीशन पर आते फ्लाईव्हील की स्पीड एकदम कम हो जाएगी, मतलब मिनिमम स्पीड पे फ्लाईव्हील पहुंचेगा। ओके, अब आर पर मिनिमम स्पीड होगी, अगेन स्पीड बढ़ेगी, मतलब ग्राफ कौन सा आ रहा है, अपवर्ड ग्राफ, और आर से एस तक हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी, मतलब फ्लाईव्हील उस एनर्जी को कर देगा स्टोर। मतलब मैक्सिमम स्पीड कौन से पॉइंट पर होगी, तो एक क्यू पॉइंट पर होगी, एक एस पॉइंट पर होगी। मिनिमम स्पीड कहाँ होगी, तो एक आर पॉइंट पे होगी, दूसरा पी पॉइंट पे होगी। ये बच्चों याद रखना, इसे क्या कहा जाता है, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। अब जैसे हमने पहले पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में, अगर तुमने नहीं पढ़ा तो यहाँ मैं ऊपर लिंक में दे रही हूँ लेक्चर, तुम फर्स्ट लेक्चर देख सकते हो, और साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी फर्स्ट लेक्चर का लिंक दिया है। अगर वो बाकी रह गया है तो उसे जरूर देखिएगा, उसमें आइडिया आ जाएगा। चलो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जीज का। उसमें सबसे पहले तुम्हें बताना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। आई रिपीट, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मतलब एनर्जी न तो डिस्ट्रॉय हो सकती है ना ही क्रिएट होती है। फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। इट कैन ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म्स। ओके, मतलब फॉर्म्स वो बदलेगा बट एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, मतलब कन्वर्जन ऑफ एनर्जी विल बी देयर काइनेटिक से पोटेंशियल में, और अगेन पोटेंशियल से काइनेटिक पे कन्वर्ट हो जाएगा। चलो अब हम यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ है वो देखते हैं। अब ग्राफ में जो है वो मल्टी सिलेंडर इंजन का ग्राफ है। ठीक है, अब ये मल्टी सिलेंडर इंजन का ग्राफ है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। एरिया अंडर कर्व रिप्रेजेंट क्या करता है, एनर्जी। आई रिपीट, एरिया अंडर कर्व रिप्रेजेंट क्या करता है, एनर्जी। तो चलो यहाँ पे एनर्जी के एरियाज लेते हैं। तो हमारे पास टोटल एरिया है A2 6, ठीक है, A1 to A6, ये हमारे पास टोटल 6 डिफरेंट एरियाज है। एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, एंड वी आर हैविंग डिफरेंट वैल्यूज। अब अगर हम, चलो हमने ग्राफ बना दिया, ग्राफ बनाने के बाद हम क्या करेंगे, तो पॉइंट A से पॉइंट G तक जहां पर भी इंटरसेक्शन होता है टर्निंग मोमेंट TM लाइन पर, मीन रेजिस्टेंस टॉर्क लाइन पर, वहां पर हम लोग उसे दे देंगे नाम। अब वहां पर हमने दे दिया नाम कैसे दिया, तो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, D, E, F एंड G। ठीक है, तो अब एरिया अंडर द कर्व, मतलब एरिया अंडर कैपिटल A कैपिटल B जो रहेगा वो है A1, सिमिलरली B to C है A2, बट वो T मीन लाइन के डाउनवर्ड है, मतलब वो रहेगा नेगेटिव। याद रखना, भूलना मत। अपवर्ड डायरेक्शन में जितने भी एरिया है वो सारे होंगे पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वो सारे रहेंगे नेगेटिव। इसे याद रखना। ओके, चलो तो अब हम कैलकुलेट करते हैं एनर्जीज।
energy at point A. So what we have discussed, energy neither created nor destroyed, it can only changes its forms. Okay, so A point पर जितनी एनर्जी होगी साइकिल कंप्लीट होने के बाद G पॉइंट पर भी हमें सेम एनर्जी मिलेगी. क्लियर? सो एज्यूम कर लेते हैं पॉइंट A पर हमारे पास एनर्जी है कैपिटल E. B पर कितनी एनर्जी होगी? तो कैपिटल E. अब A1 कहाँ पर है? अपवर्ड है या डाउनवर्ड? तो वो है अपवर्ड, मतलब हम लिखेंगे प्लस A1. एनर्जी एट C क्या होगी? तो E प्लस A1 माइनस A2. रीजन, A2 कहाँ पर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. D पर एनर्जी क्या होगी? तो E प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3. सिमिलरली हम लिखते जाएंगे. फाइनली G पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी मिलेगी? तो कैपिटल E प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5 माइनस A6 और इसका सारा सम क्या होना चाहिए? इज इक्वल टू E. अगर तुमने यहाँ पर कैलकुलेशन में गड़बड़ की है तो ये न्यूमेरिकल हो जाएगा रॉन्ग. सो इसे ध्यान से देखिएगा. चलो अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि पॉइंट बी पर अगर तुम लोग इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो तुम्हारे पास मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगी. पर सपोज नहीं आई है, मतलब तुम लोग क्या करोगे? अभी थ्योरी के बेसिस पर एज्यूम कर लेते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी जो हमें मिलती है वो मिलती है पॉइंट बी पर और मिनिमम वैल्यू जो मिल रही है वो मिल रही है पॉइंट एफ पर. ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी. फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इट मीन्स इट इज अ डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एनर्जी टू द मिनिमम एनर्जी. इट मीन्स मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी नॉन एज डेल्टा ई. कैसे लिखा जाएगा? मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी. ठीक है, अब मैक्सिमम एनर्जी कौन से पॉइंट पर थी? बी. मिनिमम एनर्जी कौन से पॉइंट पर थी? एफ. तो हम लोग एनर्जी की वैल्यू लिखेंगे तो वो है E प्लस A1 पॉइंट A पर, मैक्सिमम पॉइंट B पर, और F पर E प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5 विच इज द मिनिमम एनर्जी. ओके, अब चलो इन दोनों का हम कर देते हैं डिफरेंस. डिफरेंस में हमें फाइनली क्या मिलेगा? तो एरिया के फॉर्म में मिलेगा और हमें मिलता है डेल्टा E इज इक्वल टू A2 माइनस A3 प्लस A4 माइनस A5. अब ये जो भी एरिया मिला है वो किस में मिलेगा? mm स्क्वायर में. पर हमें एनर्जी कौन से फॉर्म में फाइंड आउट करनी है? न्यूटन मीटर में. तो इसकी और डिटेलिंग मैं बताऊंगी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, चलो अब हम देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिंपलेस्ट फंडामेंट ऑफ फ्लाईवील. Coefficient of fluctuation of energy. So the definition is ratio of maximum fluctuation of energy by work done per cycle. मतलब बहुत ज्यादा सिंपल है. डेल्टा E अपॉन वर्क डन पर साइकिल ये क्या रिप्रेजेंट करता है? CE. C means coefficient और E means energy. Coefficient of energy it means डेल्टा E अपॉन वर्क डन पर साइकिल. अब चलो हम देखते हैं व्हाट इज वर्क डन पर साइकिल. वर्क डन पर साइकिल क्या था? तो वो था टर्निंग मोमेंट डायग्राम. याद आया कुछ? टर्निंग मोमेंट डायग्राम था. अब टर्निंग मोमेंट डायग्राम है मतलब T बाय थीटा. पर हमारे केस में हम जो वर्क डन कंसिडर करते हैं वो कहाँ पर करते हैं? मीन रेजिस्टेंस टॉर्क लाइन पर. इसलिए वो क्या होगा? T मीन इंटू थीटा. अब थीटा की वैल्यू वेरी होगी. सपोज हमने ले लिया 2 स्ट्रोक इंजन या फिर हमने ले लिया स्टीम इंजन तो थीटा की वैल्यू रहेगी 2 पाई क्योंकि एक ही रोटेशन में हमें पावर मिल जाता है. ठीक है, और सपोज हमने 4 स्ट्रोक लिया तो थीटा की वैल्यू सिमिलरली उसी केस में हो जाएगी 4 पाई. ठीक है बच्चों, तो आज यहाँ तक रखते हैं. हम रिमेनिंग जो है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.